चलिए, जैसे कि हमने आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि आज हमारा पार्ट वन रेडी है। ठीक है, सैटरडे आज है तो आज हम आप लोगों को पार्ट वन दे देंगे। तो आप लोगों को जो ये जो पार्ट वन आ रही है वो किस चीज़ की आ रही है? हिस्ट्री की आ रही है। इसकी आएगी हिस्ट्री, इतिहास की आ रही है। इतिहास में पार्ट वन है। टोटल पार्ट कितने होने वाले हैं? 4 होने वाले हैं। और हमारी जो ये क्लास आने वाली है क्लास 10th के लिए आने वाली है। किसके लिए? क्लास 10th के लिए। क्लास 10th के लिए आने वाली है। ठीक है, और खासकर किसके लिए? बिहार बोर्ड के लिए। बिहार बोर्ड याद रहे, बिहार बोर्ड का टारगेट हमारा क्या है? 2027। 2027 के बिहार बोर्ड के लिए एकदम परफेक्ट है। इससे कहीं भी एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाने वाली है। चलिए अब शुरू करते हैं, हम लोग क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, जैसा कि हमने बोला था क्वेश्चन देखने के लिए। क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुआ था? आप लोग फटाफट कमेंट करके बताते जाना कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, और कोशिश करना है कि एक नोटबुक ले लो और उस पर अपना क्वेश्चन का लगाते जाना, ताकि लास्ट में जब ये वीडियो खत्म हो तो आप लोग कमेंट में बता सको कि कितने होने वाले। आप सबको पता है कि इस वीडियो में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले 25। आपकी कितनी आती है? मान लीजिए जैसे मैं आपको 15 से हुआ था, 15/25 आप लिख के कमेंट कर देना। ठीक है, ताकि पता चल जाए। ठीक है, आपकी तैयारी कैसी है? आगे चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी ये पता होनी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति क्या 1849 में हुआ था? नहीं हुआ था। इतना में हुआ था क्या? बिल्कुल इतना में हुआ था। इसमें? सर इसमें भी नहीं हुआ था। ये तो होगा नहीं। एनओटी का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये जो है इसमें हुआ था वियना कांग्रेस की स्थापना। वियना कांग्रेस जो था उसकी स्थापना किया गया था ऑस्ट्रिया के सांसद द्वारा। ठीक है, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। इस समय वहां का जो शासक था वो था लुई 16वां था। उसमें शासक कौन था? लुई 16वां। वो एक निरंकुश शासक माना जाता था। इसके पीछे जो रीजन होती थी, एक वहां पे जगह पड़ती है पेरिस में, एक जगह पड़ती है जिसका नाम था बेस्टल, बेलिस्टल का पतन। इसको बोलते हैं बेलिस्टल का पतन। ठीक है, बेलिस्टल का पतन। बेलिस्टल क्या था? एक कारागिरी था। कारागिरी यानी आप जानते हैं कि जेल होता है, कारागिरी था। वो जो जेल था उसमें बहुत सारे लोगों को कैदी बना कर रखा गया था लुई 16वां के दौरान। तो कुछ लोग उसका आंदोलन किए थे और लगभग वहां पे 4 घंटों तक, 4 घंटों तक वो बैठे हुए थे। और उसके बाद में इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि बैरिस्टर जो कारागिरी था उसको पूरी तरह तोड़ फोड़ दिया गया था। ठीक है, और तोड़ने के बाद उसका वहां पे क्या हुआ था? पूरी तरह जो निरंकुश शासन था, निरंकुश शासन पूरी तरह समाप्त हो चुका था। उसके बाद जो भी शासन था सब लोगों के हित में दे दिया गया था, लोगों के लिए दे दिया गया था। ठीक है, और यही चीज और ये चीज जो हुआ था 1789 में, कब? तो 14 जुलाई को। 14 जुलाई 1789 में हुआ था। 14 जुलाई 1789। और 14 जुलाई को ही फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते फटाफट। ठीक है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? नेपोलियन संहिता कब हुआ था? 1804 में हुआ था क्या? बिल्कुल हुआ था, 1804 में हुआ था। ये तो होगा नहीं सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम अभी देखें कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में हुआ था। 1921 में सर कोई कहानी लगभग नहीं है। ये जब वो फ्रांस की क्रांति हुई थी, जबकि पूरी तरह नेपोलियन को लुई 16वां के पूरे साम्राज्य को उखाड़ के फेंकने का काम जो हुआ था 1830 में हुआ था। ठीक है, हमारी जो आंसर क्या होगी? 1804 में। नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था? 1804 में हुआ था। नेपोलियन संहिता के दौरान क्या हुआ था खास करके? इसमें जो जन्म के बाद, यानी मान लीजिए किसी का पिता राजा हो, किसी का पिता क्या? राजा है, इसका फिर बेटा भी राजा बनेगा। ये नियम को खत्म किया गया था नेपोलियन संहिता के दौरान कि जो राजवंश द्वारा जो चीजें होती है, एक राजा फिर उसका बेटा राजा फिर उसका बेटा राजा, ये चीजें खत्म की गई थी पूरी तरह कानून में। ठीक है, और सब लोगों को समानता दिया गया था। समानता का मतलब होता है सबको एक बराबर समझना, एक बराबर समझना। ठीक है, ये चीजें नेपोलियन संहिता के दौरान ये चीजें लागू कर गई। चलिए दूसरे क्वेश्चन। चलिए, फ्रेडरिक सारियो कौन था? फ्रेडरिक सारियो था कौन सा? चांसलर था? बिल्कुल नहीं था। लेखक था? बिल्कुल भी नहीं था। क्रांतिकारी था? ये भी नहीं था। क्या था वो? एक वो चित्रकार था। फ्रेडरिक सारियो क्या था? एक चित्रकार था। ठीक है, वो कितने चित्र बनाया था? वो 4 चित्र बनाया था। उसमें कितने चित्र बनाया था? एक साथ 4 चित्र बनाया था। वही इसका चित्र सबसे ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, साड़ियों के चित्रों की श्रृंखला में कितने चित्र थे? आ गया क्वेश्चन। साड़ियों के कितने चित्र थे? और 4 चित्र थे। 10 2 है नहीं, 10 है नहीं, 5 है नहीं, कितने चित्र थे? 4 चित्र थे। इसमें उन्होंने दिखाया था खास करके नागरिक के बारे में, समाज के बारे में, और खास करके निरंकुशता के बारे में इन्होंने अपने चित्र में बताया था बढ़िया से। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में किस
का शासन था? शासन किसका था ये बात है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किस प्रकार के शासन था, ये चीजें है। निरंकुश शासन था, बिल्कुल आप सबको पता है। जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ क्यों था, तो निरंकुश शासन के दौरान। निरंकुश शासन में उस समय शासक कौन था? लुई 16वां था। लुई 16वां किस वंश का है? तो लुई 16वां बुर्बो वंश का, याद रखना है, बुर्बो वंश का। और लुई 16वां की पत्नी का नाम था मेरी अंतोइनेट, मेरी अंतोइनेट, अंतोइनेट। इनकी पत्नी का नाम क्या था? मेरी अंतोइनेट। किसके? लुई 16वां की पत्नी का नाम था मेरी अंतोइनेट, याद रखना, ठीक है। और ये किस वंश से था? बुर्बो वंश का था, है ना। फ्रांसीसी क्रांति किस लिए हुआ था? निरंकुशता के कारण हुआ था। कोई दिक्कत? लोकतंत्र बिल्कुल नहीं था, दोनों को हो ही नहीं सकता, इनमें कोई भी नहीं। यानी कौन सा था? निरंकुश था। ला पैट्री का क्या अर्थ है? ला पैट्री का अर्थ क्या है? मातृभूमि। मातृभूमि क्या होता है? अपना देश, ठीक है। उसको बोलते हैं माता की भूमि, हमें खुद का देश उसको बोलते हैं मातृभूमि बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ला पैट्री का मतलब होता है, क्या होता है? पितृभूमि होता है। क्या होता है? पितृभूमि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी जिसका है बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी ये चीज नहीं हो सकती, क्योंकि मातृभूमि नहीं होगी, कोई भी नहीं होगी, यानी कौन सा होगा? पितृभूमि होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर पर। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में क्वेश्चन ये है कि नेपोलियन की हार किस प्रसिद्ध युद्ध में हुई थी? अब युद्ध जो हुआ था, कि आखिर ऐसा कौन सा युद्ध था जिसमें नेपोलियन हार चुका था? बात ये, तो सबसे पहले देखते हैं फ्रांस की क्रांति में, बिल्कुल नहीं। प्रथम विश्व युद्ध में, वो तो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था जी। द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं था, इसमें था वाटरलू के युद्ध में। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 में। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 में, ठीक है। उसी समय नेपोलियन को हरा दिया गया था। नेपोलियन एक शासक था, आप लोगों को पता होगा। उस समय नेपोलियन को हरा दिया गया था, और कुछ देश मिलकर इसको हराया था। कौन कौन सा देश? वो देश जो थे, ब्रिटेन इसमें मिला हुआ था, फ्रांस में मिला हुआ था, रूस, और एक और देश था जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ये 4 देश उन्हें से मिलके किसको हराए थे? नेपोलियन को हराए थे। किस युद्ध में? वाटरलू का युद्ध में, जो कि 1518 में, सॉरी 1815 में किया गया था, ठीक है। चलते आगे। वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ था? अभी आपको पता है कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था जी? ये हुआ था 1815 में, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। इसमें तो ये सब तो गलत हो गया, फटाक से। चलिए, इसमें क्या हुआ था? वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई थी। कितने देश थे? 4 देश ने मिलकर उसे बुरी तरह हराया था। आगे चलते हैं 9 नंबर। स्टेटस जनरल। स्टेटस जनरल का नाम बदलकर क्या रखा गया था? पहली चीज क्वेश्चन ये है, स्टेटस जनरल जो था, इसका नाम चेंज किया गया था। नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? स्टेटस जनरल का नाम स्टेटस जनरल ही रखा गया था, इसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई थी। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। दूसरा नंबर देखते हैं, नेशनल असेंबली किया गया था, बिल्कुल। इसका नाम क्या कर दिया गया था? नेशनल असेंबली कर दिया गया था। किसके द्वारा किया गया था? इसमें जो प्रतिनिधि जो चुने गए थे, प्रतिनिधियों जो चुना गया था, प्रतिनिधियों को जो चुना गया था, प्रतिनिधि को, उस उन्होंने क्या किया था? इसका नाम बदल दिया था। नाम बदल के क्या किया था? स्टेटस जनरल से नाम बदल के क्या कर दिया था? नेशनल असेंबली। इसका नाम नेशनल असेंबली कर दिया गया था, ठीक है। आगे देखा जाए फटाक से। क्वेश्चन क्या गया? 10 नंबर। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था? आखिर का नारा क्या था इनका, कि आखिर की जब क्रांति होगी तो उसमें मेन नारा हमारा क्या होना चाहिए? तो नारा इनका क्या था? समानता था, बिल्कुल था। स्वतंत्रता था, ये भी था। बंधुत्व था, बिल्कुल था। यानी ये सभी के सभी इसके नारा था। फ्रांसीसी क्रांति के नारा क्या निकलेंगे? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, यानी ईमानदारी, भाईचारा जिसको बोलते, बंधुत्व यानी भाईचारा। स्वतंत्रता या समानता यानी क्या होता है? सबको एक बराबर समझना, किसी में कोई भेदभाव नहीं करना कि आप लड़की हो तो ये नहीं करो, ये छोटे जाते तो ये नहीं करेंगे। सबको एक बराबर समझने की जो प्रक्रिया होती है, जो वर्ड दिया जाता है, उसके लिए समानता वर्ड दे दिया जाता है। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? आजादी, यानी हर किसी को अपने क्षेत्र की, अपनी सोच की पूरी तरह आजादी मिलती है, उसे बोलते हैं स्वतंत्रता। और बंधुत्व यानी होता है भाईचारा, यानी सब कोई एक साथ मिलजुल के जो रहता है उसे बोलते हैं बंधुत्व। यानी ये सभी इनका क्या था? नारा था। किसके नारा था? फ्रांसीसी क्रांति का। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ठीक है। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्रों में क्या क्रांतिकारी सिद्धांत पेश किया? अपने आके कि नेपोलियन का प्रशासनिक जो क्षेत्र था, उसमें उसका क्या सिद्धांत था? सिद्धांत कुछ तो कुछ सिद्धांत रखा गया होगा। नागरिक संहिता, समानता, स्वतंत्रता, या फिर कोई नहीं? आप लोग फटाक से कमेंट करो, फटाक से। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? इसके जो क्वेश्चन का आंसर होगा, नागरिक संहिता होगा। क्या होगा? नागरिक संहिता, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था?
नेपोलियन बोनापार्ट था कौन? बात ये है। तो नेपोलियन बोनापार्ट रूस का जार था। जार का मतलब होता है शासक, सम्राट। रूस में राजा को जार कहा जाता है, ठीक है। इसी वजह से रूस का जार था? नहीं था। रूस का जार बिल्कुल भी नहीं था। फ्रांस का सम्राट था? बिल्कुल था। कब ये फ्रांस का सम्राट बना था? ये फ्रांस का सम्राट बना था 1804 में। 1804 में ये फ्रांस का सम्राट बना था, ठीक है। निरंकुश शासक था जी? नहीं। निरंकुश शासक किसे कहते हैं? वैसा शासक जो जनता के भलाई का काम ना करे और उससे पूरे के पूरे अपना फायदा उठाए या फिर उन पे पूरी तरह क्या करे, बहुत ज्यादा दबाव डाले, उसको बोलते हैं निरंकुश शासक। शासक यानी होता है राजा, निरंकुश यानी जो जनता को खुश ना कर सके। ऐसा तो था नहीं। वो क्या था? फ्रांस का सम्राट था। ये सम्राट कब बना था याद रखिएगा? 1804 में। 1804 में कैसे बना था? 1789 में जो क्रांति हुआ था, 1789 के जो फ्रांस की क्रांति के दौरान लुई 16वां जब हार चुका था, उसके बाद में इसको क्या बना दिया गया था? 1804 में इसको क्या बना दिया गया था? शासक बना दिया गया था, सम्राट। और बनाया नहीं गया था, ये खुद को अपना सम्राट घोषित कर लिया था। और 1804 में जब सम्राट घोषित कर लिया, उसके बाद वाटरलू का जो युद्ध हुआ था, वाटरलू का युद्ध में कब हुआ था? ये 1815 में इसको बुरी तरह हरा दिया गया और फिर से बुर्बो वंश की स्थापना हो चुकी थी। आप लोग को याद रहे? वाटरलू के युद्ध के बाद 1815 में फिर से बुर्बो वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक है? मरियान होता क्या है? मरियान का मतलब होता है किसी देश का एक प्रतीक, एक चिन्ह, ठीक है। तो किस देश का प्रतीक चिन्ह है, ये चीज पता होना चाहिए। सबसे पहले पता करते हैं, क्या यूरोप का है? जहां तक उम्मीद है नहीं होगा। क्या जर्मनी का है? ये भी नहीं होगा। कौन सा होना चाहिए? रूस का? नहीं। किसका है? फ्रांस का। फ्रांस का क्या है? मरियान जो प्रतीक है वो किस देश का है? फ्रांस का प्रतीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। जर्मनिया। जर्मनिया किस राष्ट्र के प्रतीक है? जैसे में मरियान किसी देश का प्रतीक है, जैसे मरियान कहाँ का प्रतीक है जी? फ्रांस का प्रतीक है। ऐसे ही जर्मनिया किस देश का प्रतीक है? एक चिन्ह ही होता नहीं जी। मान लो कि हमारे देश का चिन्ह क्या है, तो मान लेते हैं कि अशोक स्तंभ हमारे देश का चिन्ह है, एक प्रतीक के रूप में है। ऐसी वहां का एक प्रतीक है, फ्रांस का प्रतीक क्या है? मरियान है। ऐसी जर्मनी का प्रतीक क्या होगा? जर्मनिया होगा, ठीक है। जापानी होगा, इटली होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, क्या होगा? जर्मनी हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अमृत विचारों को किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? अमृत विचार वैसा विचार जो एक अलग सा रूप हो, उसका कुछ अलग सा रूप हो, वैसे विचार को किसी व्यक्ति तक पहुंचाने या किसी वस्तु के रूप में व्यक्त करना, दिखाना, उसे क्या कहलाते हैं? रूपक कहलाता है। और रूपक कहलाता है, दोनों कहलाता है, इनमें से कोई नहीं कहलाता। उसको कहते हैं रूपक कहलाता है। क्या कहलाता है? रूपक। उसको रूपक कहते हैं। आगे चलते हैं। सोनम, नेपोलियन ने कितने जर्मन राज्यों का रूप, जर्मन राज्यों का एक महासंघ बनाया था? जर्मन राज्यों का एक महासंघ यानी सब राज्यों को जोड़ के एक बना दिया था। कितने राज्यों को जोड़ा था? ये चीजें पता? 29, 562, 39 या 50? कितने राज्य थे? 29 नहीं होगा, 562 नहीं होगा, 39 बिल्कुल होगा। कितना होगा? 39। यानी नेपोलियन ने जर्मन राज्य को कितने टुकड़ों को जोड़ा था? कितने छोटे 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 बहुत सारे टुकड़े थे, उस सब टुकड़ों को कितने राज्यों को, कितने टुकड़ों को जोड़ दिया था? 39 टुकड़ों को एक साथ जोड़ा था। किसने जोड़ा था? नेपोलियन ने जोड़ा था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा। 562 अपने भारत का है, ठीक है। पहले जो भारत था 562 प्रांतों में टूटा हुआ था। कितना? 562 प्रांतों में टूटा हुआ था। इस पूरे प्रांत को जोड़ने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? अटल वाजपेयी माना जाता है, जिसको बोला जाता है लौह पुरुष। लगभग इनको जोड़ने में, 562 को जोड़ने में लगभग 18 महीना का समय लगा था। और इन लोगों को लगभग लगा था 29 साल या 28 साल के आसपास में, और 27 साल के आसपास में लगभग लग गया था। और ये 18 महीना में 562 प्रांतों को एक साथ जोड़ दिए थे, ठीक है। तो इसी वजह से इन्हें क्या बोला जाता है? लौह पुरुष बोला गया अटल वाजपेयी, ठीक है। आगे चलते हैं। जालवेरिन क्या है? जालवेरिन है क्या? जालवेरिन क्या व्यापारिक संघ है, सीमा शुल्क संघ है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? जालवेरिन है एक व्यापारिक, नहीं है, क्या है? सीमा शुल्क संघ। सीमा शुल्क यानी एक बॉर्डर पे क्या होता है कि कोई चार्ज होता है ना जो असूलने वाला, उस चार्ज को असूलने के लिए एक संघ बनाया गया, एक यूनाइटेड, एक यूनियन बनाया गया। क्या बनाया गया? यूनियन बनाया गया। उस यूनियन का नाम क्या था? जलवेराइन। क्या बोला गया? जलवेराइन। कहीं पे जलवेरिन भी मिलता है, कहीं पे जलवेराइन मिलता है, जलवेराइन होता है, ठीक है। जलवेरिन जो है उसी से मिलता जुलता वर्ड है, तो इसको यूनियन बोलते हैं। जो सीमा शुल्क असूलता था, बॉर्डर का जो चार्ज होता था, उस चीज असूलने का काम कौन करता था? जलवेराइन करता था। आगे चलते हैं।
देखिए, जलविदायन संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑस्ट्रिया किसके द्वारा की गई थी? ऑस्ट्रिया द्वारा नहीं, रूस द्वारा नहीं, इटली द्वारा नहीं, फ्रांस द्वारा नहीं जी। ये आंसर में क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? फ्रांसा होगा। क्या होगा इसका आंसर? फ्रांसा होगा। इस चारों में से कोई ऑप्शन नहीं, इसका आंसर क्या होना चाहिए? फ्रांसा होगा। ठीक है, थोड़ा-सा याद रखिएगा आप लोग, इसमें कोई आंसर नहीं है, सब आंसर गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं। जलविदायन संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ताकि कि इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पहले क्या क्वेश्चन देख लिए, जलविदायन संघ की स्थापना की थी, कैसी संघ है? सीमा शुल्क संघ है। किसके द्वारा स्थापना किया गया था? फ्रांस द्वारा किया गया था। कब हुआ था? ये चीजें देख ले, 1830 में नहीं, 15 में, ये तो सॉरी वियना कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1834 में, 1920 में भी नहीं, कब हुई थी? 1834 में जो हुई थी, इसका स्थापना हुई थी किसकी? जलविदायन संघ की स्थापना हुई थी 1834 में। किसके द्वारा? फ्रांस द्वारा किया गया था। कैसी संस्था है? सीमा शुल्क संघ है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? उदारवाद शब्द का अर्थ क्या है? पहले अर्थ क्या होता है? गुलामी होता है? नहीं होता। लालच होता है? नहीं होता। आजादी होता है। इसका आंसर क्या होगा? आजादी। निरंकुशता नहीं होगी। उदारवाद शब्द का अर्थ क्या है? आजादी। आखिर उदारवाद जो शब्द लिया गया, किस आखिर उदारवाद शब्द लिया कहाँ गया है? किस भाषा से लिया गया? तो लातिन भाषा से लिया गया है। किस भाषा से? लातिन भाषा। लातिन भाषा में एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं लीबर। इस लीबर भाषा से लिया गया है आपका उदारवाद। और उदारवाद का अर्थ क्या हो गया? आपका आजादी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन में। वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित किया गया था? यानी वियना कांग्रेस का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो वियना कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1815 में। 1804 में नहीं हुआ था जी। 1804 में क्या होता? 1804 में नेपोलियन जो था वो शासक बना था। कहाँ का शासक बना था? फ्रांस का सम्राट अपने आप को घोषित किया था 1804 में। वो कब? 1804 में, जून 1804 में, याद रहे, जून 1804 में उसने अपने आप को फ्रांस का शासक घोषित किया था। ठीक है, वियना कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1815 में। ये सब दोनों डेट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, और आप लोग को याद होगा कि नेपोलियन को 1815 में ही वाटरलू के युद्ध में हराया गया था। जब नेपोलियन को हरा दिया गया था वाटरलू के युद्ध में 1815 में, उसी समय यानी 1518 में ही वियना कांग्रेस का उसी समय स्थापना हुआ था। ठीक है, नेपोलियन को हराने के बाद। आगे चलते हैं। वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने की थी? मेजबानी का मतलब होता है उसको कंट्रोल करने वाला, उसका भाग दौड़ संभालने वाला। भाग दौड़, उसका भाग दौड़ संभालने वाला कौन था? आखिर के कौन व्यक्ति था जो उसको पूरा भाग दौड़ संभालता था, देख रेख करता था? उसका कंट्रोलर कौन था? ये सब चीजें। मेजबानी का मतलब कंट्रोलर कौन था? आखिर उसका नेपोलियन था? नहीं जी, नेपोलियन को तो 1815 में हरा दिया गया था। तो वियना कांग्रेस में कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। नेपोलियन सबसे पहला तो कट गया। मेजनी था? ये भी नहीं था। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता दावा। आगे चलते हैं। ड्यूक मेटरनिक, ये था ड्यूक मेटरनिक। कौन था? ड्यूक मेटरनिक था। मेटरनिक भी बोलते हैं इसको, सिर्फ मेटरनिक से भी आप याद कर सकते हैं कि मेटरनिक था। कौन था? मेटरनिक था। यानी वियना कांग्रेस का मेजबानी संभालने वाली, भागदौड़ संभालने वाला कौन था? मेटरनिक था। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्यूक मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? अब बात यह है कि ड्यूक मेटरनिक जो व्यक्ति था वो चांसलर कहीं का था। चांसलर का मतलब ये होता है कि वैसा व्यक्ति जो एक प्रधानमंत्री की जैसा पावर होता है उसके पास, जो पूरे उस क्षेत्र को कंट्रोल करता है, संभालता है, उसको बोलते हैं ड्यूक, उसको बोलते हैं चांसलर। ठीक है, तब वो चांसलर कहाँ का था ये पूछ रहा है। फ्रांस का? नहीं। जर्मनी का? बिल्कुल नहीं। ऑस्ट्रिया का? बिल्कुल सही। क्या होगा? ऑस्ट्रिया का सही होगा। फ्रांस का? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन ऑस्ट्रिया का चांसलर था? ड्यूक मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, चांसलर का मतलब आपको बता दिए, प्रधानमंत्री की जैसे पावर रखने वाला कोई व्यक्ति जो अपने पूरे क्षेत्र को कंट्रोल करता है और अपने हुकुम से चलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वियना संधि के बाद, जब वियना संधि हुआ था, क्योंकि जब वियना संधि जब हुआ था, लागू हुआ था, उसके बाद फ्रांस में किस राजवंश को बहाल किया गया था? यानी कौन से राजवंश की स्थापना की गई थी? तो आप सबको फटाक से बता देंगे, बुर्बो वंश की। क्योंकि बुर्बो वंश आपको याद होगा कि बुर्बो वंश की समाप्ति कब हुई थी? तो बुर्बो वंश की समाप्ति लगभग लगभग बोल रहे हैं, बुर्बो वंश की जो समाप्ति हुई थी 1789 में हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि इसी समय जो बैलिस्टल वाली जो पतन हुई थी, बैलिस्टल का जो पतन हुआ था, तो वो था 14 जुलाई को। 14 जुलाई 1789 में पूरी तरह लोग जब बैलिस्टल के कारागिरी यानी जो जेल था उस पर जब हमला बोले थे, तो उस समय जो शासक था, उस समय शासक कौन था? लुई सोलावा। लुई सोलावा जो शासक था वो पूरी तरह हार चुका था, और उस समय उससे जो उसके पास जो पावर था, लुई सोलावा के पास पावर छीन के जनता को, आम जनता को पावर सौंप दिया गया था। यानी देखा जाए तो एक तरीका से देखा जाए तो बुर्बो वंश की समाप्ति तो वही हो गई ना जी।
लेकिन पूरी तरह समाप्ति इसको नहीं है, इसके पावर को नहीं छीना गया था, कुछ हद तक इसके पास पावर थी, लेकिन इसकी पावर हुकुम उतना नहीं चलाता था। इसकी समाप्ति पूरी तरह कब मानी जाएगी? इसकी समाप्ति पूरी तरह मानी जाएगी 1804 में। क्यों मानी जाएगी? क्योंकि इसकी समाप्ति तो यहाँ पे उतनी नहीं हुई, लेकिन 1804 में जब नेपोलियन फ्रांस का जब शासक बने, घोषित कर दिया नेपोलियन, ठीक है, जब घोषित कर दिया तो उस समय तो इसकी कहानी खत्म पूरी तरह से, लेकिन इसको फिर से सत्ता में लाया गया, फिर से इसके शासक लाया गया, फिर से इस वंश को लाया गया। इस वंश को फिर से कब लाया गया? 1815 में। कब? जब वियना कांग्रेस लागू किया गया तब, ठीक है। वियना कांग्रेस जब लागू हुआ तो कौन सा वंश आएगा? बुर्बो वंश आया। मुगल वंश ये सब तो होगा ही नहीं, गुप्त वंश होगा ही, मौर्य वंश होगा ही, ये सब वंश होगा नहीं, डायरेक्ट लगाना है बुर्बो वंश पे, ठीक है। चलिए 25 नंबर देखते हैं। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? ये किस व्यक्ति ने बोला था? जब कौन छींकता है? फ्रांस छींकता है तो बाकी सभी पूरे यूरोप को, पूरे यूरोप में बहुत ज्यादा होता है, यूरोप बहुत अच्छा खासा देश है, ठीक है, पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अगर देखा जाए तो यूरोप आपको महादेश है, ठीक है, जिसको महाद्वीप भी बोलते हैं। महादेशों की संख्या कितनी होती है आप सबको पता होनी चाहिए, 7 होती है, ठीक है। यूरोप कितने नंबर पे आता है? ये आता है 6 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आपका आता है महादेश के एथी के हिसाब से, क्या बोलते हैं वो, एरिया के हिसाब से। और सबसे बड़ा महादेश कौन है? एशिया, जिसमें भारत भी आता है, ठीक है। चलते आगे। क्या बोला? जब फ्रांस सीखता है तो बाकी सबको, बाकी पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका कथन किसका? काउंट काबूर का नहीं था, मेजिनी का, इसका भी नहीं हो सकता सर। तो बच कौन गया? मेटरनिक बच गया, जिसका पूरा नाम क्या है? ड्यूक मेटरनिक। आंसर क्या हो जाएगा? ड्यूक मेटरनिक। चलिए इतना के लिए रखते हैं, और अगला जो पार्ट आने वाला है पार्ट 2, अब कोशिश करेंगे हम इस पार्ट के अगले से 1 से 2 दिन में आपको पार्ट मिल जाए, शायद हो सके तो आज सैटरडे है, सैटरडे को हम आप लोगों को, मंडे को पक्का ये पोस्ट पार्ट 2 आपको लगभग 2 बजे से, 2 बजे के बाद आपको कभी भी मिल जाएगा, ठीक है। 2 बजे, शाम 2 बजे के बाद आपको पार्ट मिल जाएगा। ये पार्ट तो आपका टाइम पे आ गया है, सैटरडे को 2 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। फटाफट कमेंट कर दीजिए कि आपका जो वीडियो में जो मार्क्स आया, यानी टोटल जो 25 क्वेश्चन में आपका नंबर कितना आया है। लगभग जैसे मान लीजिए कि 25 क्वेश्चन था तो 25 में आपका कितना नंबर आया, 15/25 कितना आया है वो बता दीजिए, और अपने दोस्तों के पास फटाफट शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।